फिल्म की शुरुआत में हमें बोंग नाम के एक युवा लड़के से मिलवाया जाता है। बोंग खाना बनाने में बहुत ही टैलेंटेड है और वो साउथ कोरिया के प्रधानमंत्री के सरकारी आवास ब्लू हाउस में सबसे कम उम्र का शेफ है। उसी शाम बोंग को पता चलता है कि घर में चीन के एक राजदूत के लिए डिनर पार्टी हो रही है। राजदूत को मछली की हड्डी से बहुत परेशानी होती है, इसलिए बोंग को बिना हड्डी वाली स्वादिष्ट मछली का व्यंजन बनाने के लिए कहा जाता है। बोंग उनकी बात मानता है और तुरंत खाना बनाना शुरू कर देता है। रात होते होते डिनर तैयार हो जाता है और राजदूत को परोसा जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से राजदूत जैसे ही मछली का टुकड़ा लेता है उसके मुंह में एक कांटा आ जाता है। ये देखकर बोंग मुश्किल में पड़ जाता है और कई गार्ड हवेली की तलाशी लेने लगते हैं। उसे ढूंढने के लिए अगले सीन में इस घटना की जांच कर रहे 2 पुलिस वाले बोंग के अपार्टमेंट पर आते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। बोंग जानता है कि वो मुसीबत में है, इसलिए वो बालकनी से भागने की कोशिश करता है, जबकि पुलिस वाले उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। भागने के चक्कर में बोंग नीचे स्विमिंग पूल में गिर जाता है और किसी वजह से पूल के तल पर सिर मार लेता है। इसके बाद वो नीचे ही गिरता रहता है। तभी एक महिला तैरकर उसके पास आती है और उसके होठों पर चुंबन करती है। जब बोंग होश में आता है तो वह खुद को एक अजीब से बिस्तर पर और एक और भी अजीब कमरे में पाता है। बोंग को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वो तुरंत पास के शीशे के पास जाता है। शीशे में अपना चेहरा देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि बोंग को पता चलता है कि वो अब एक औरत बन चुका है। वो एक पल के लिए सोचता है, लेकिन फिर ये तय कर लेता है कि शायद गिरने की वजह से वो सपना देख रहा है। बोंग यह पता लगाने के लिए कमरे से बाहर निकलता है कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन बाहर दर्जनों औरतें उसे देखकर झुकती है और उसे आपकी महारानी ये कहकर संबोधित करती है। इससे हैरान होकर बोंग इमारत के बाहर भागता है, लेकिन अचानक उसे अपने नीचे ठंड महसूस होती है। तब बोंग को पता चलता है कि उसका केला ये गायब हो गया है। बोंग इससे बहुत घबरा जाता है और पहले तो उसे लगता है कि उसे किसी गलत धंधे में फंसाकर उसका ऑपरेशन कर दिया गया है, लेकिन जब वो अपने आसपास को देखता है तो बोंग को पता चलता है कि वो किसी तरह अतीत में आ गया है। ये एहसास होते ही उसे बहुत झटका लगता है और उसे वापस महल में ले जाया जाता है। अगले दिन बोंग उठता है और एक दासी से अपनी असली पहचान के बारे में जानता है। पता चलता है कि वो 1851 में जोसियन राजवंश के समय में आया है। इसके अलावा वो अब किम सोयंग नाम की एक शाही महिला के शरीर में रह रही है। परेशानी ये भी है कि बोंग को पता चलता है कि किम को अगले कुछ ही दिनों में राजा चोल जंग से शादी करनी है और रानी बनना है। दासी ये भी बताती है कि रानी का शरीर किसी अज्ञात दुर्घटना के बाद एक झील में तैरता हुआ मिला था। गनीमत रही कि पहरेदार ने उन्हें ढूंढ लिया और वापस महल ले आया। ये सुनकर भूंग को लगता है कि उसकी और किम की आत्माएं बदल गई होंगी और वह टिकट वापस घर जाने के लिए वही झील है। भूंग दासी को झील तक ले चलने के लिए कहती है, क्योंकि वह वापस लौटने के लिए उसमें कूदने की योजना बनाती है, लेकिन दुर्भाग्य से कूदने की उसकी योजना एक अप्रत्याशित मोड़ ले लेती है, क्योंकि वह कीचड़ वाली जमीन पर गिर जाती है। पता चलता है कि महारानी ने महल के नौकरों को आदेश दिया था कि वे रातों रात झील का पानी निकाल दे ताकि कोई भी दोबारा पानी में न गिर सके। भूंग इस खबर से निराश हो जाती है, लेकिन फिर भी मानती है कि पानी ही जवाब है, इसलिए वह खुद को किसी भी पानी के स्रोत में डुबोने की पूरी कोशिश करती है, यहाँ तक कि वह फर्श साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाली बाल्टी के पानी में अपना सिर डाल लेती है। हालांकि उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित होती है। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ जाता है। भूंग राजवंश के रीति रिवाजों से अनजान होती है, लेकिन अपनी दासियों की मदद से शादी की जरूरी रस्मों को पूरा कर लेती है। उस रात भूंग, जो अब रानी बन चुकी है, उसे राजा के कमरे में सोने के लिए बुलाया जाता है। भूंग इस विचार से सहम जाती है और राजा को शराब पिलाने की पेशकश करती है ताकि वह बेहोश हो जाए। गनीमत रही कि राजा सो जाता है, जिससे भूंग को काफी राहत मिलती है। अगले दिन भूंग हैंगओवर के साथ उठती है और उसे कुछ खाने की पेशकश की जाती है। हालांकि वह गीले भोजन से घृणा करती है और रॉयल शेफ को संदेश भेजती है कि वह रेमन, एक जापानी नूडल्स का व्यंजन, बनाए। शेफ इस शब्द से भ्रमित होता है
लेकिन भूंग के निर्देश के अनुसार विदेशी भोजन बनाने की कोशिश करता है। शेफ कई बार पकवान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन भूंग हर कोशिश से असंतुष्ट होती है। पहली डिश बहुत हेल्दी होती है, जबकि बाद की डिश बहुत फीकी और तीखी होती है। आखिरकार शेफ परेशान हो जाता है और हार मान लेता है। भूंग को खुद इसे पकाने के लिए कहता है। भूंग, जिसे अभी भी अपने पाक कला के तरीके याद है, खुद ही पकवान बनाने का फैसला करती है। ये काफी मजेदार है, क्योंकि वह उस रसोइये को मरवा भी सकती थी उसकी बात मुंह में आने के लिए। भूंग शाही रसोई में प्रवेश करती है और तुरंत एक चाकू उठाती है। उसकी दासी चिंतित है, क्योंकि रानी ने बचपन के बाद से कभी खाना बनाने की कोशिश नहीं की है। इसलिए दासी और अन्य नौकरों को उम्मीद है कि वह रसोई का हाल बेहाल कर देगी। मगर बोंग सब्जियों को बहुत तेजी और सफाई से काटना शुरू कर देती है, जिससे नौकर हैरान रह जाता है। वो हर चीज को एकदम सही आकार में काटती है और अंत में एक लाजवाब डिश बना लेती है। बोंग रेमन लेकर अपने कमरे में चली जाती है और अपनी दासी के साथ मजे से खाती है। रसोई में वापस रसोइया बोंग के खाने के हुनर से जल उठता है और कहता है कि खाना सिर्फ अच्छा दिखता है, स्वाद अच्छा नहीं होगा। अपने शक को दूर करने के लिए राजा का रसोइया बचे हुए खाने का स्वाद लेता है, लेकिन जैसे ही वो एक निवाला खाता है तो वो खाने के लाजवाब स्वाद से हैरान रह जाता है। इतना ही कि वो अपना चम्मच भी गिरा देता है। अचानक बोंग को एक आइडिया आता है। नई रानी समझ जाती है कि वो अपने खाने के हुनर से राज परिवार को आसानी से खुश कर सकती है। बड़ी रानी ने झील खाली करवा दी थी, तो अगर बोंग उसे स्वादिष्ट खाना खिला देती है तो वो शायद झील वापस भरने के लिए राजी हो जाए। बोंग तुरंत रसोई में वापस लौटती है, लेकिन जलने वाला राजा रसोइया अपना रुतबा दिखाता है और उसे रानी के खाने को देखने से रोक देता है। बोंग इस बात से गुस्सा हो जाती है और उसे कुकिंग प्रतियोगिता की चुनौती देती है। पहले तो राजा का रसोइया डर जाता है, लेकिन बोंग की चुटकी लेने के बाद वो चुनौती स्वीकार कर लेता है। एक नौकर घंटी बजाता है और प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। मुख्य रसोइया अपना चाकू उठाता है और गुस्से से गाजर काटना शुरू कर देता है, लेकिन रानी के हाथ तेज होते हैं और वो आसानी से खीरा काट लेती है। कुछ मिनटों के बाद बोंग की डिश बनकर तैयार हो जाती है और वो सबसे पहले घंटी बजाकर जीत हासिल कर लेती है। राजा का रसोइया परेशान हो जाता है और कहता है कि हालांकि तेजी जरूरी है, असली परीक्षा खाने के स्वाद की होती है। भरोसे के साथ बोंग मान जाती है और राजा के खाने के निरीक्षक को दोनों डिशों का स्वाद लेने के लिए कहती है कि कौन सी बेहतर है। निरीक्षक बोंग के खाने का मुरीद हो जाता है और उसे बेहतर डिश घोषित करता है। इसके बाद बोंग को शाही रसोई का जिम्मा सौंप दिया जाता है। बोंग अपने नए पद का फायदा उठाती है और रानी के खाने का विश्लेषण करती है। खाने के चुनाव से बोंग को पता चलता है कि रानी को हाल ही में दांत में दर्द होने की वजह से नरम खाना पसंद है। इसलिए बोंग रानी के लिए मुलायम खाना बनाने का फैसला करती है। बोंग तुरंत काम पर लग जाती है और आलू का दलिया बनाना शुरू कर देती है। पहले वो बर्तन में दूध डालती है और फिर सही मसाले डालकर बीच बीच में स्वाद लेती रहती है। आखिर में आलू को बर्तन में डाला जाता है और फिर रात के खाने को पेश करने के लिए ऊपर से थोड़ा आटा डाला जाता है। बोंग तैयार खाने से खुश होकर उसे महारानी के पास ले जाती है। रानी को खाना तो पसंद आता है, पर वो ये भी कहती है कि खाना थोड़ा ठंडा होने से उसका स्वाद थोड़ा बिगड़ गया है। दरअसल ठंडा होने की वजह से मैश किए हुए आलू में गांठ पड़ गई थी। साथ ही दलिया प्लेट के बाहर गिरने से खाने की प्रस्तुति भी खराब हो गई थी। ये सुनकर बोंग बहुत दुखी होती है और वापस महल की तरफ चली जाती है। रास्ते में वह सोचती है कि आखिर महारानी को खाना गर्म कैसे पहुंचाया जाए। थोड़ी देर में उसे एक शानदार आइडिया आता है। बोंग एक कपड़ा सिलती है और अपनी दासी को उस कपड़े के साथ कुछ निर्देश लेकर शाही इंजीनियरों के पास भेजती है। बोंग के निर्देशानुसार इंजीनियर एक खास तरह की खाने की गाड़ी बनाते हैं, जिसे हर तरफ से उस कपड़े से अच्छी तरह से ढका जाता है। इसी बीच बोंग कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है और नौकरों से उन्हें इस नई डिजाइन की हुई डिब्बे में रखवाकर महारानी के पास पहुंचा देती है। महारानी को अब खाना गर्म मिलता है और वो पूरा खा लेती है। आखिरकार इंजीनियर बोंग के पास वापस लौटते हैं और इस नई बनाई गई गाड़ी की सफलता की खबर देते हैं। कुछ दिनों बाद राजा एक बड़ा भोज आयोजित करता है
और देश भर के गणमान्य लोगों को आमंत्रित करता है। दुर्भाग्य से भोज के दिन रसोइये बीमार हो जाते हैं और राजा की रसोई में काम करने वाले लोग कम पड़ जाते हैं। बोंग ये देखती है और मदद करने का फैसला करती है। वो एक आदमी की तरह बनकर भोज से बाहर निकलती है और रसोई में घुस जाती है। वहां पहुंचकर बोंग को पता चलता है कि रसोई का सामान भी कम है, क्योंकि आज ही जो सामान आने वाला था वो नहीं पहुंचा। कम चीजों के साथ ही काम चलाना पड़ता है, इसलिए बोंग को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। रानी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आलू से एक सीधा लेकिन स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है। बोंग आलू को छीलकर एक डंडे पर लपेटकर उसे डीप फ्राई करती है, जिससे वो क्रिस्पी और क्रंची हो जाता है। मेहमान पहले तो इस साधारण से दिखने वाले व्यंजन को देखकर नाखुश होते हैं, क्योंकि उन्हें राजा के भोज में किसी खास चीज की उम्मीद होती है। लेकिन जैसे ही वो इस अनोखे व्यंजन को खाते हैं तो उनके चेहरे खुशी से चमक उठते हैं, क्योंकि इसका स्वाद उन्हें बहुत पसंद आता है। और इस तरह से फास्ट फूड की शुरुआत हुई। बोंग का दूसरा व्यंजन थोड़ा जटिल था, क्योंकि रसोई में कोई मांस नहीं था। वो बड़ी ही समझदारी से सेम का इस्तेमाल करके वेज बर्गर बनाती है और उसके साथ टमाटर की चटनी भी परोसती है। बोंग अपने इस आविष्कार से खुश होती है और उसे मैकडॉनल्ड्स, जो कि आज के मशहूर मैकडॉनल्ड्स से प्रेरित है, नाम देती है। मेहमानों को आलू का व्यंजन बहुत पसंद आया और वो बोंग के लजीज खाने के दीवाने हो गए। आखिरी खाने में बोंग ने जेली की एक क्लासिक डिश बनाई, लेकिन उसमें एक नयापन भी डाला। उसने जेली की स्टिक्स पर खास संदेश लिखे और उन्हें यह भविष्यवाणी वाली जेली भी कहा। खाने के बाद मेहमान इन संदेशों को पढ़कर मजे लेते हैं। शुरुआती परेशानियों के बावजूद बोंग की खाना बनाने की कला की वजह से भोज एक बड़ी सफलता बन जाता है। भोज में आई महारानी भी बोंग के हुनर से प्रभावित होकर उससे कोई इच्छा मांगने को कहती है। बिना किसी झिझक के बोंग उनसे झील को फिर से भरने का अनुरोध करती है। महारानी उसकी इच्छा पूरी करती है और नौकरों को काम शुरू करने का आदेश देती है। लेकिन दुर्भाग्य से यह 19वीं सदी है, जहां इस काम में मदद करने के लिए कोई मशीन नहीं है, इसलिए नौकर लकड़ी की बाल्टियों से ही हाथों से पानी ला सकते हैं। यह प्रक्रिया बेहद धीमी है, क्योंकि नौकरों को शहर के कुएं से झील तक का लंबा सफर तय करना पड़ता है। इससे बोंग परेशान हो जाती है और वह जल्दी से एक नया तरीका सोच लेती है। वह हर नौकर को एक जगह रुकने और बाल्टी को एक दूसरे को देते रहने का सुझाव देती है। यह तरीका लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि इससे काम आसान और तेज हो जाता है। वे सब धैर्य रखते हुए इस काम को जारी रखते हैं और बोंग इस लंबी प्रक्रिया की निगरानी करती है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन झील अभी तक नहीं भरती है। इतना इंतजार करने से बोंग जल्दी ही थक जाती है और बेचैन हो जाती है। लेकिन किस्मत से एक तेज बारिश शुरू हो जाती है, जो धीरे धीरे झील को भरती है। मौसम में बदलाव से बोंग बहुत खुश हो जाती है और बारिश में नाचने लगती है। कुछ घंटों बाद झील भर जाती है और बोंग किनारे पर जाकर एक आधारशिला पर अपना नाम लिखती है, जिसके बाद वह झील में कूद जाती है और पानी के नीचे चली जाती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने फिल्म की शुरुआत में किया था। जब बोंग होश में आता है तो वह खुद को अस्पताल में पाता है और अपने बिस्तर से कुछ मीटर दूर एक अधिकारी को सोते हुए देखता है। वह चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अधिकारी जाग जाता है और एक तेज पीछा शुरू हो जाता है। बोंग उससे बचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन 2 और अधिकारी आकर उसे घेर लेते हैं। हताश होकर बोंग ऊंचे चबूतरे से नीचे कूद जाता है और सड़क पर दौड़ते हुए उन आदमियों से बच निकलता है। वह तुरंत एक सार्वजनिक पुस्तकालय में जाता है और इतिहास की किताब ढूंढता है। वहां उसे कोरिया के जोसेन राजवंश के बारे में एक किताब मिलती है और वह मुस्कुराता है, यह जानकर कि वह अब इतिहास का हिस्सा बन गया है। लेकिन लाइब्रेरी में पुराने जमाने को याद करते वक्त पीछे दौड़ रहे ऑफिसर अचानक आ जाते हैं। बोंग फिर भागने की कोशिश करता है, पर ऑफिसर बताते हैं कि वो उसे गिरफ्तार करने नहीं आए। असल में जोसियन काल में उसके टाइम ट्रैवल की वजह से ये पूरा जमाना बदल चुका है। अब पुलिस उसे पकड़ने के पीछे नहीं है, बल्कि उसकी रक्षा कर रही है, क्योंकि बोंग अब एक खुलासा करने वाला बन गया है, जिसने किसी बड़े अफसर के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया। ये सुनकर बोंग पास के कंप्यूटर पर दौड़ता है और उनकी बात सच है या नहीं ये इंटरनेट पर सर्च करता है। कुछ ही देर में उसे पता चलता है कि वो सच बोल रहे थे।
इतिहास और पूरा जमाना वाकई में बदल चुका है। फिल्म खत्म होती है। बोंग सड़क पर खड़ा होकर ये बताता है कि कैसे अतीत में एक छोटा सा बदलाव भविष्य को बहुत प्रभावित कर सकता है। साथ ही ये भी कहता है कि खाना बोंग के साथ खाने से ही ज्यादा मजेदार होता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।